राज्यों में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हो रही वोटिंग। ईवीएम में लॉक होगी उम्मीदवारों की किस्मत। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। वोटिंग के लिए बनाए गए 211 बूथ। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इलाहाबाद में दोपहर 1 बजे तक 43% वोटिंग। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं लोग। इलाहाबाद में वोटिंग के बीच सरासर मंदिर पहुंचे बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने टेका मत्था। अपनी जीत का भरा दम। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने डाला वोट। लोगों से की मतदान की अपील। कांग्रेस की जीत का दिया दावा। भवानी खेड़ा में 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी माइनर टूटने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों की 80 एकड़ फसल हुई जलमग्न। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद उपचुनाव के लोग को लेकर के सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 43% हुआ मतदान। कई बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो आपको बताते चले, लोग बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बताते चले, 1 बजे तक 43% वोटिंग हुई है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतनाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतनाम, उपचुनाव को लेकर के लगातार वोटिंग जारी है। फिलहाल कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है? देखिए, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर लगातार जो पोलिंग है वो जारी है और दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़ा है वो 43%, 43% जो पोलिंग है वो हो गई है। क्योंकि अब थोड़ा दोपहर का समय है, लोग कम निकल रहे हैं। अब जो बूथ हैं उन पर लोग कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1 घंटे के बाद जो है लोग फिर से, क्योंकि दोपहर का समय है, लंच का समय है और लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। फिलहाल लोगों में उत्साह है। जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, काफी संख्या में बढ़ चढ़कर वो पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जी, लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना था वोटिंग को लेकर के? देखिए, वोटिंग को लेकर जाहिर तौर पर, क्योंकि बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन को लेकर लोगों में उत्साह भी है। लोग जिस तरह से अपने मुद्दे बता रहे हैं विकास को लेकर, वो ज्यादा बात है भी विकास को लेकर। उनका कहना है कि कांग्रेस और इनेलो की सरकारें रही हैं, लेकिन इस एरिया में विकास कार्य नहीं हुआ है। यही बात जो बीजेपी और जजपा के कैंडिडेट हैं गोविंद कांडा, उनका भी यही कहना है कि आपने इनेलो को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया, और इस बार अगर वो सरकार का साथ देते तो निश्चित तौर पर इस इलाके में विकास करवाया जाएगा। जाहिर तौर पर विकास एक बड़ा मुद्दा है इस एरिया में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। आपको बताते चले, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं आपको बताते चले, दोपहर 1 बजे तक 43% तक वोटिंग हुई है। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। लोग घरों से निकल करके वोटिंग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की तैनाती भी की गई और पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम भी बनाई। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कुल 211 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 121 बूथ अति संवेदनशील और संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए। आपको बताते चले, इलाहाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 से ज्यादा मतदाता
मतदाता हैं, जिसमें 98,000 से ज्यादा पुरुष जबकि 86,000 महिलाएं हैं। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की हैं। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की तैनाती भी की गई है। पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम भी बनाई है। और हमारे साथ डीपी कौशिक बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक जी, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रीति जी बताइए। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर की वोटिंग शुरू हो गई है, लगातार लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है ना, बीजेपी के लोगों को क्रेज है, सारी दुनिया जानती है बीजेपी के आदमी राज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारी पब्लिक खुश है। और वहाँ की जनता, इलाहाबाद की जनता देखिए ऑब्वियसली बीजेपी कैंडिडेट को जिताएगी और भारी मतों से जिताएगी। लोगों में बड़ा चाव, सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जनपद से भी जा रहे हैं वहाँ पे वोट देने के लिए और खुशी से लोग जा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल डीपी जी, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए विकास की और आने वाले समय की, तो किन किन मुद्दों पर जनता का भरोसा जीतने के लिए किन किन मुद्दों पर बात की गई है और आगे आने वाले समय में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा इलाहाबाद के लिए? देखिए, इलाहाबाद की लोगों की वहाँ पे कुछ मुख्य समस्याएं हैं। सीवरेज पानी की है, वो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख ली। पूरे हरियाणा में जिस तरह विकास करवाए हैं और आगे भी हमारा जो टाइम पीरियड है उसमें पूरी इलाहाबाद की जनता को जितनी भी उनकी सुविधाएं हैं जो पहले की सरकारों में नहीं हो पाया था, वो हम लोग पूरी करेंगे। और किसी भी तरह की, किसी भी वहाँ के आम प्रतिनिधि, आप जनता को किसी को तकलीफ ना हो, उन सही बातों पर ध्यान दिया जा रहा है और सरकार देगी ध्यान तो उसके। और सब लोगों की जो सामूहिक जितनी भी समस्याएं सब खत्म करने का वहाँ पर काम करेंगे, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत यानी जी बिल्कुल डीपी जी, यानी आपको लगता है गोविंद कांडा पर जनता भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी, और ऑप्शन में नहीं है जनता के पास में। सरकार काम करवा रही है, आप देखिए ना पूरे हिंदुस्तान में आज बीजेपी के राज में क्या नहीं हो रहा। हर जनता, हर आदमी खुशी है वहाँ पे, हर तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। कितने हमारे सिस्टम है जो ऑनलाइन डेवलप किए गए हैं, और भी जो मुख्य मांगे हैं, जो जिस तरह हम लोग गरीबों के प्रति हमारा झुकाव है, और सबकी तरफ हम वर्ग हो, कोई भी वर्ग होते, गरीब वर्ग हो चाहे अपना मजदूर वर्ग हो, सबके हम साथ लेके चल रहे हैं और सबके हम उनकी डिमांडों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी सरकार का, और अच्छा काम करके दिखाएंगे हम आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी जी, हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और हमारे साथ सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद। सुरेश जी, इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के मतदान शुरू हो गया है और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, इलाहाबाद के मतदाता इस उपचुनाव में कि सरकार के पिछले जो कार्य हैं, जन विरोधी इन्होंने जो किए हैं, उसके खिलाफ मतदान करके विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। यह चुनाव किसानों पर हुए अत्याचार, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, खासतौर पे पेट्रोल और डीजल के हर रोज दाम जो बढ़ जाते हैं, सुबह लोग सो के उठते हैं तो एक ये दिनचर्या का कार्य हो गया है कि आज का रेट क्या है पेट्रोल और डीजल का। कितनी बड़ी एक मतलब बात है कि सरकार इससे कोई संज्ञान नहीं लिया, और ये कंसर्न पूरे हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ इलाहाबाद के वोटरों को भी इस बात से प्रभावित है। वो भी पेट्रोल और डीजल की सभी को जरूरत होती है।
बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार किया कि उल्टी सीधी बातें करी, किसानों की बातें उठाई, ये किया कि हमारे को घुसने नहीं दिया जा रहा इलाके में, वो सहानुभूति लेने का भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उस सब चीजों के लिए जिम्मेदार खुद सरकार है, बीजेपी और जेजेपी पार्टी है। तो और जैसे उनके प्रत्याशी हैं गोपाल कांडा जी का इतिहास सबको पता है, उन्हीं के भाई हैं गोविंद कांडा जी, जो बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं, और खुद बीजेपी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती थी। आज वो किस मुंह से मतदाताओं से इनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को सब अंदाजा है, सब पता है, लोग बड़े जागरूक हैं। हरियाणा के लोग राजनीति में बड़े सुलझे हुए हैं और वो अपने मतदान का सही उपयोग करेंगे, इनकी बातों में नहीं है। बिल्कुल सुरेश जी, जनता को सब कुछ पता है, तो क्या लगता है पवन बेनीवाल पर इस बार जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल, कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। बिल्कुल सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी जुड़ गए हैं। डीपी जी, हमारे साथ सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। तो लगातार आप दोनों की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि गोविंद कांडा पर भी जनता भरोसा जताएगी, तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो पवन बेनीवाल पर भी जनता भरोसा जताएगी। क्या कहेंगे डीपी जी आप? कांग्रेस वाले गलतफहमी जी रहे हैं अभी ना, उनका 10 साल का राज देखा है लोगों जी। ऐसा ही देखिए, गोविंद कांडा जी हमारे सबसे अच्छे उम्मीदवार है, उन्होंने अच्छा वो किया है। और वहाँ की अहमदाबाद की जनता है ना, जो बड़े पिछले राज्यों में ना बहुत दुखी रही है। एक बार कांग्रेस का रहा हो, इससे पहले चतरा जी का रहा हो, ठीक है ना। अब जनता हम दोबारा इनके बहकाव में नहीं आएगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो बीजेपी का उम्मीदवार है वहाँ पे अच्छे बहुमत होगा वहाँ पे। और ये तो नाई वाले बाल अभी आए जाएंगे ना बहुत जल्दी, देख लिए किसका कांग्रेस का जो कैंडिडेट हो तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको। बिल्कुल सुरेश जी, तो डीपी जी का तो साफ तौर पर यही कहना है कि जनता भरोसा कर रही है, लेकिन और अहम जो मुद्दे हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, उस पर अब ध्यान दिया जाएगा। आप किन किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं सुरेश जी? हाँ जी, आप किन किन मुद्दों पर फोकस करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? कैसे जनता पर भरोसा जताएंगे? जनता कैसे आप पर भरोसा? देखिए, हम किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं हमारी बात नहीं है, बल्कि मैं ऐलनाबाद की जनता किस मुद्दे के ऊपर मतदान करेगी मैं ये बताना चाहता हूँ। जी, आवाज आपकी, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? गूंज रही है? आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, ऐलनाबाद की जनता पीपली में किसानों पर पिछले साल हुए बीजेपी के शासनकाल में जो सबसे बड़ा लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, और पुलिस की वर्दी डालकर आरएसएस के ट्रेंड गुंडों ने किसानों का सिर फोड़ने का कार्य किया, इस बात के खिलाफ आज मतदान में ऐलनाबाद की जनता मोहर लगाने का कार्य करेगी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। जिस तरीके से कैमला में मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर उतारने की जिद करके किसानों को घायल करवाया गया पुलिस के लाठीचार्ज से, इस बात का बदला लेने के लिए आज ऐलनाबाद की जनता मतदान का अपील करेगी। जिस तरीके से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सुबह उठते लोगों को एक नई बात देखने को मिलती है कि आज 30-35 पैसे हर रोज बढ़ जाता है। इस बात का बीजेपी को सबक सिखाने का कार्य करेगी आज ऐलनाबाद की जनता। बाई इलेक्शन जो होता है, ये सरकार को लेखा जोखा जैसे सरकार पेश करती है, बजट पेश करती है, ऐसे ही बाई इलेक्शन में जनता के पास एक मौका होता है सरकार को उसको आईना दिखाना। और जनता से जुड़े सरोकार के ऊपर हम कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे जी। जैसे जनता को इन्होंने अत्याचार किया, जिस तरीके से इन्होंने सरकारी कर्मचारियों पे या फिर वो नौकरी के लिए बेरोजगार जहां भी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से मांगे उठाते हैं, बात करते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया चंडीगढ़ में, पंचकुला में, आपको सब पता है। तो कितनी घटनाएं हैं, हर रोज यही घटनाएं हो रही हैं, तो हम गिना भी नहीं सकते। तो ये सारी बातें, बढ़ती महंगाई, किसानों पर हुए अत्याचार, कानून व्यवस्था का निकला हुआ जनाजा। मैं खुद मुख्यमंत्री के करनाल जिले के पास में मेरा कुरुक्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ। हर रोज करनाल में एक से एक घटनाएं आ रही, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस चादरें बैठी है। 3 या 4 बार हरियाणा प्रदेश जला दिया मैंने अपने राज में। 2016 से यह सिलसिला चल रहा है।
तो ये सिर्फ जात पात में, धर्म में, गरीब अमीर, ये खाई पैदा करने का एक करते हैं। अंबानी को अमीर बनाते जा रहे हैं, दूसरों को गरीब बनाते जा रहे हैं। तो इन लोगों का कोई जनता से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये लेके आए हो, ऐलनाबाद में कोई विकास कार्य किया हो, बताइएगा ना बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सुरेश जी, बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी है। डीपी कौशिक जी, क्या जवाब देंगे आप? जी देखिए, जो करप्शन और खर्चे वाली सरकारों का टाइम चला गया अभी। प्रदेश की जनता बहुत खुश है, प्रदेश का हर युवा खुश है, उसको बिना मांगे नौकरी मिल रही है। और जो जिनकी अपने जो लोग मेहनत करते हैं वो आगे आ रहे हैं, सबको पता है। ये जो पहले जो सरकार में होता था ना, वो सब सिस्टम बंद कर दिया सरकार ने, और इससे लोग हमारे हर युवा के अंदर खुशी है। जितनी नौकरियां मिली, देखिए उनके क्रेडिट बेस पे मिली है, उनके इंटेलिजेंस की बेस पे मिली है, और ये सबसे हमारा प्लस पॉइंट है। दूसरी जितने भी हमारे योजनाएं हैं वो देखिए, हमने पेपर पर नहीं, हम सबको उसको लेकर आते हैं, लोगों के तक पहुंचाने का हमने काम किया है। और हर लोग आज घर बैठे आते हैं, जमीन की रजिस्ट्री होती है और कोई काम हो या प्रमाण पत्र हो, क्या होता था सरकार में, उसके लिए भी वहां के तहसीलदार भैया एक छोटा सा कलर भी 100 रुपए ले लेता था जन्म प्रमाण पत्र बनाने का। आज लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। ये जो रोडजी जो है, मेरे भाई सुरेश जी मेरे मित्र हैं पुराने, ऐसा नहीं है, ये जो कह रहे हैं उन बातों में कोई तथ्य नहीं है। प्रदेश की जनता खुश है। किस किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों क्या नहीं क्या, इन्होंने बताइए किसानों ये जो रूल रेगुलेशन जो आज आए हैं, नियम जो ये किसके राज के बने हुए, ये तो अपने राज में कर भी नहीं पाए थे, इनके तो दिए हुए हैं ये सारे रूल, हमने तो इम्प्लीमेंट किया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। इन्होंने सिर्फ किसानों की ये बात कर रहे हैं लाठीचार्ज की, इनके राज में लाठीचार्ज पता है कितना हुआ था, वो याद नहीं हुआ कांग्रेस राज में, मैं उसी टाइम उस राज का हिस्सा था, तब देखा हुआ और कितना किसानों को जीपी के अंदर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। और आज किसानों पर कोई कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल डीबी कौशिक जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपकी बात सुनी। तो जनता का भरोसा जीतने की आप दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच। हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, गांव की गलियों से सत्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर खाद की कालाबाजारी नहीं थम रही है। लगातार
की कालाबाजारी हो रही है। कैथल से बड़ी खबर बता रहे हैं, किसानों ने डीएपी खाद पकड़वाई है। निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे। किसानों ने लाइसेंस रद्द करने की मांग करी है। बड़ी खबर आपको कैथल से बता रहे हैं, नहीं थम रही खाद की कालाबाजारी, किसानों ने पकड़वाई डीएपी खाद। निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे। किसानों ने लाइसेंस रद्द करने की मांग करी है। कैथल से बड़ी खबर, नहीं थम रही खाद की कालाबाजारी, किसानों ने डीएपी खाद पकड़वाई है। निजी गोडाउन में 130 डीएपी खाद के कट्टे रखे हुए थे। किसानों ने लाइसेंस रद्द करने की मांग करी है। कैथल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। भले प्रशासन कितना भी मुस्तैद हो, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, लगातार जो है पिछले कुछ समय से है डीएपी खाद की कालाबाजारी की जो सूचना मिल रही है, जिसको लेकर जो है लगातार किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी किसानों को आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। आज अगर बात करें तो किसानों ने जो है कुछ डीएपी जो खाद है उसके कट्टे पकड़वाए हैं। प्रशासन को प्रशासन से मांग की है कि जो भी डीलर है उसका जो है लाइसेंस रद्द किया जाए। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको सिर्फ आश्वासन दिया है। कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि जो खाद के कट्टे थे वो जो है प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिए हैं और उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाना शुरू कर दिया गया। जी, लेकिन जो 130 डीएपी खाद के कट्टे बरामद किए गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से प्रशासन ने जो कट्टे हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं और अपने कब्जे में लेकर जो है किसानों को जो है वितरित करवाने शुरू कर दिए गए हैं। अगर बात करें तो किसानों की मांग है कि जो डीलर है उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, उस पर जो है अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। प्रशासन जो है इसके ऊपर मंथन करने में लगा हुआ है और जैसे ही फैसला होगा तो हम अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट करवाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। कैथल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नहीं थम रही खाद की कालाबाजारी, किसानों ने डीएपी खाद पकड़वाई है। निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे, जहां पर प्रशासन ने डीएपी खाद के कट्टों को अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108 रुपए 99 पैसे पहुंच गई है पेट्रोल की कीमत। तो वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो शनिवार को डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 72 पैसे पहुंच गई। आपको बताते चले, देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है और ऐसे में और ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ ये त्योहारी सीजन, जनता बीच में पिस कर रह गई है और लगातार महंगाई के मार से जूझ रही है जनता। लोगों का कहना है कि राहत कब मिलेगी इसका अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुरुग्राम से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जनता काफी परेशान हो गई है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जनता से बातचीत करते रहते हैं, क्या कुछ जनता का कहना है इस महंगाई को लेकर? देखिए, हम लगातार 3 दिनों से पेट्रोल पंप पर जाकर जनता के व्यू ले रहे हैं। इसके अलावा बाजार में भी हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बुरी तरह से त्रस्त दिखाई देती है इस तेल की बढ़ोतरी को लेकर। और लगातार पिछले 6-7 दिन से डेली दाम बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो त्योहार का सीजन है, लोगों को आना जाना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है, इससे तेल की खपत भी उनकी बढ़ रही है। और उसके बाद बाजार में जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां भी उनको महंगाई से सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत का सीधा असर जो है सभी प्रोडक्ट्स पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। इसको लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, अब जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है राहत मिलेगी? क्योंकि त्योहारी सीजन भी आ रहा है, ऐसे में एक तरफ त्योहार का खर्चा, दूसरी तरफ ये महंगाई की मार से जनता परेशान है, बीच में पिस कर रह गई है। देखिए सृष्टि, यहाँ पर अगर ये कहें कि इस वक्त अगर आम आदमी की हालत देखें तो वो बहुत बुरी तरह से दुखी और परेशान है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से 2 साल तक काम धंधे लोगों के बंद रहे, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई और इनकम के सोर्स हैं तो बहुत सीमित हैं। जो अभी काम खुला है उसमें भी अभी सीमित इनकम के सोर्स हैं। उसके बाद पेट्रोल की महंगाई और सब्जियों की महंगाई और यहाँ तक कि तेल की महंगाई जो है पब्लिक को त्रस्त किए हुए है। और उनको अब ऐसा लग रहा है कि जो दिवाली आई है, खुशी तो बहुत की दिवाली उनके लिए एक सौगात लेके आएगी कि कुछ सरकार अच्छी घोषणा करेगी कि तेल के दाम सस्ते हो सकते हैं, बाजार में महंगाई दर कम हो सकती है। लेकिन अगर देखें तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिवाली पर आना लाजमी है। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई से जनता बेहाल हो चुकी है। प्रवीण, तो क्या लगता है आने वाले समय में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिस तरीके से तेल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखकर नहीं लगता कि दिवाली तक इसमें कुछ कमी आ सकती है। जो जानकार हैं उनका कहना है कि अभी दिवाली तक रेटों में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए तेल का रेट बढ़ रहा है, तो जनता का भी जवाब होता है, क्योंकि लगातार जनता समाचार माध्यमों से देखती है कि जब पहले तेल के रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम थे तब भी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर तेल के रेट लगातार बढ़ रहे थे। तो नहीं लगता कि अभी कोई राहत मिलेगी। कि इस तरह से भी हम सरसों के तेल की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो रेट तय किया था उससे ज्यादा रेट में बाजार में बिक रहा है। और जहां तक कि जो बीपीएल परिवारों को जो सरसों का तेल देना कंपलसरी था, उसको भी गवर्नमेंट ने पैसे के रूप में, सब्सिडी के रूप में उनके खाते में डालना शुरू कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार को भी वो सस्ते में तेल नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं महंगाई हर तरफ से अपनी मार कर रही है। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है और जनता लगातार बेहाल होती चली जा रही है। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, अब जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन आने वाले समय में जनता को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इस बढ़ती हुई महंगाई से जनता अपने आप को कैसे निकालेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।